हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 15 नवंबर और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 15 नवंबर 2020 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को जल्दी से कर दीजिए लाइक और अपने दोस्तों के पास भी इसे शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे आने वाली वीडियोस का भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, हाल ही में यूएई और किस देश के बीच अमेरिका ने शांति समझौता कराया था? तो यूएई और इजराइल के बीच दोस्तों अमेरिका ने शांति समझौता कराया था। ठीक है, किसके बीच? इजराइल के बीच। इजराइल कल ऑप्शन में नहीं दिया गया था आपको, तो ध्यान रखिएगा। यूएई और इजराइल के बीच शांति समझौता किसने कराया था? डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका ने। ठीक है, अगला था, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों लाजेन, स्विट्जरलैंड में। चलिए अब बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मिशन रोजगार अभियान शुरू किया? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने दोस्तों मिशन रोजगार अभियान शुरू करने की घोषणा की है। तो आगे आने वाले दिनों में ये अभियान शुरू हो जाएगा, मिशन रोजगार अभियान। नाम से ही दोस्तों आपको पता चल रहा है कि इसका उद्देश्य यही होगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, युवाओं को रोजगार दिया जा सके। तो लोगों को, युवाओं को, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए ही ये अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिवाली के बाद से इस अभियान को शुरू करने की घोषणा की थी और ये मार्च तक अभियान चलाने की भी घोषणा की थी। मार्च तक इनका लक्ष्य है कि 50 लाख बेरोजगारों को नौकरियां दी जाए। कितने? 50 लाख बेरोजगारों को नौकरियां दी जाएंगी मिशन रोजगार अभियान के तहत। तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने मिशन रोजगार अभियान शुरू किया है। ठीक है, अब इसका जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से तैयार है और ये स्ट्रक्चर जो है वो औद्योगिक विकास आयुक्त के तहत चलाया जाएगा। क्लियर? अब आया है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश से हम लोग रिवीजन करेंगे पिछले दिनों में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं करंट अफेयर से रिलेटेड। उत्तर प्रदेश सरकार ने दोस्तों प्रत्येक जिले में L2 लेवल के कोविड-19 हॉस्पिटल्स को खोलने की घोषणा की। कोविड-19 की 1 करोड़ टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य बना था उत्तर प्रदेश। लखनऊ में सुपर स्पेशलिटी कैंसर सेंटर बनाया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया। मिशन शक्ति कार्यक्रम शुरू किया गया। नोएडा में भारत की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी दोस्तों बनाई जा रही है 1000 एकड़ की जमीन पर। नोएडा के एयरपोर्ट के लिए दोस्तों ज्यूरिख एयरपोर्ट से समझौता किया गया है जो कि स्विट्जरलैंड का है। 2019 में घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने में शीर्ष राज्य बनकर उभरा था उत्तर प्रदेश। और प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि, जिसे स्वनिधि योजना भी कहा जाता है, इसको लागू कराने में शीर्ष राज्य बना उत्तर प्रदेश। ये तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर के पॉइंट्स हो गए। अब हम लोग बात करेंगे स्टैटिक पॉइंट्स की। उत्तर प्रदेश देखिए दोस्तों, भारत के मैप में ये रहा उत्तर प्रदेश। लखनऊ है यहाँ की राजधानी। योगी आदित्यनाथ जी बीजेपी पार्टी से यहाँ के हैं करंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। दुधवा नेशनल पार्क और चंद्रप्रभा गेंद सेंचुरी ये है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट का नाम है इलाहाबाद हाईकोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? गोविंद माथुर। कौन है? गोविंद माथुर। उत्तर प्रदेश दोस्तों सबसे ज्यादा 8 राज्यों से और 1 केंद्र शासित प्रदेश से अपना बॉर्डर शेयर करता है। किससे किससे? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़। तो 8 राज्यों से अपना बॉर्डर शेयर किया और दिल्ली नाम के केंद्र शासित प्रदेश से अपना बॉर्डर शेयर करता है। क्लियर है बिल्कुल? तो उत्तर प्रदेश ने मिशन रोजगार अभियान शुरू किया है। इस मिशन रोजगार अभियान के इस क्वेश्चन को सिर्फ क्वेश्चन समझकर मत चलिएगा। जो लोग यूपी से हैं खास करके वो लोग इसे गुड न्यूज समझ करके चलेंगे। बहुत ही अच्छा मौका है दोस्तों, 50 लाख नौकरियां आएंगी और इनमें से आपके लिए भी हजारों की संख्या में होंगी जॉब्स। तो इस वजह से अगर आप यूपी स्टेट से हैं और यूपी लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जी जान लगा दीजिए, मार्च के पहले पहले ये वैकेंसी फिलअप करने की घोषणा है। और आप लोग भी समझ ही रहिए क्योंकि 2022 में चुनाव आने वाला है यूपी का, तो चुनाव से पहले इनको रोजगार देना ही देना है, वरना वोट नहीं पाएंगे। तो इस वजह से आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है क्योंकि इसके बाद 3 से 4 सालों के बाद ही ऐसा मौका आपको मिलने वाला है। तो आप लोग पूरी मेहनत के साथ जुट जाइए और उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है ये। अगर वो मेहनत कर दिए तो उनका एग्जाम पक्का निकल जाएगा। और दोस्तों आपको बता दें, आज दिवाली धमाका का लास्ट दिन है ऑफर का।
ये आखिरी मौका है आपके लिए, 50% का डिस्काउंट है सभी ई बुक्स पर, तो मौका हाथ से जाने मत दीजिए। यूपी स्पेशल जीके की भी ई बुक है हमारे एप्लीकेशन पर, तो यूपी स्पेशल जीके जिसमें करंट अफेयर यूपी से रिलेटेड है प्लस जीके का पूरा सब कुछ है, उस ई बुक को ही मात्र 10 रुपये में अभी परचेज कर सकते हो, उस पर भी डिस्काउंट है। सिर्फ आज के लिए मौका है, आप लोग जाइए, इस मौके का फ़ायदा उठाइए, ये मौका भी दोबारा आपको नहीं मिलने वाला है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट है, हाल ही में कहां पर QRSAM मिसाइल का सफलतम परीक्षण किया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों चांदीपुर उड़ीसा में किया गया QRSAM मिसाइल का सफलतम परीक्षण। अब ये QRSAM मिसाइल क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। क्या होता है? क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। इसका मतलब ये होता है अगर हमारे ऊपर कोई एयर अटैक होता है, कोई ऊपर से मिसाइल अटैक कर रहा है, तो फिर उसके रिएक्शन में जवाब देने के लिए, उसको वहीं पर एयर में ही डिस्ट्रॉय करने के लिए जो मिसाइल दागी जाती है उसे कहा जाता है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। जैसे आप लोग S-400 मिसाइल देखते हैं, ये भी उसी का काम करता है। हालांकि ये जो QRSAM मिसाइल है ये छोटी रेंज की होती हैं, इसकी रेंज है 30 किलोमीटर, और जबकि S-400 की रेंज आपको पता है 400 किलोमीटर की रेंज है, जो रूस दे रहा है भारत को, जल्द ही देने वाला है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो भारत ने चांदीपुर ओडिशा में QRSAM मिसाइल का सफलतम परीक्षण किया है। इसकी रेंज कितनी? 30 किलोमीटर की। इसे सिंगल रॉकेट लॉन्चर से लॉन्च किया गया है, पूरी तरीके से स्वदेशी रूप से निर्मित है ये। अच्छा दोस्तों, इसका उपयोग और कहाँ कहाँ पर किया जा सकता है? अगर कोई ड्रोन उड़ रहा हो ऊपर, उसको डिस्ट्रॉय करने में यूज किया जा सकता है। किसी का विमान हो किसी दुश्मन देश का, उसको नष्ट करने में इसका यूज किया जा सकता है। ठीक है, और मिसाइल वाला मैंने आपको बताया ही, तो ये जगहों पर भी QRSAM मिसाइल का यूज किया जा सकता है। पूरी तरीके से स्वदेशी निर्मित है, तो बनाया किसने होगा? DRDO ने बनाया होगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। ठीक है, DRDO ने दोस्तों पिछले दिनों में बहुत सारी टेस्टिंग की हुई है, और इनमें से DRDO की मैक्सिमम टेस्टिंग की मैंने आपको एक वीडियो दी हुई है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। MZT ऐप पर सर्च करेंगे या फिर यूट्यूब पर ही सर्च करेंगे, आगे में MZT एजुकेशन लिख दीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए अगला देखते हैं। दिल्ली सरकार ने ई वाहन सेवा एक्सेस के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो दिल्ली राज्य सरकार ने दोस्तों ई वाहन सेवा एक्सेस के लिए अभी हाल ही में जन सेवा ऐप लॉन्च किया है। कौन सा? जन सेवा ऐप लॉन्च किया है। ये एप्लीकेशन क्यों लॉन्च किया गया है? ये एप्लीकेशन दोस्तों जो कोरोना वायरस के मरीज हैं, जो संक्रमित हैं, उनको फ्री में ई वाहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए किया गया है। अब देखिए, कोरोना वायरस मरीजों के लिए किया गया है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है कि वो जो कोरोना वायरस से पीड़ित मरीज हो उसकी कंडीशन क्रिटिकल नहीं होना चाहिए, यानी जो हल्के फुल्के सिम्टम्स वाले मरीज हों उनको फ्री में ई वाहन सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ये जन सेवा ऐप लॉन्च किया गया है। तो इस ऐप के माध्यम से वो कभी भी अपने पास मंगवा सकते हैं एम्बुलेंस वगैरह। ठीक है, जिससे उनको स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए पहुंचाया जा सके हॉस्पिटल, बिल्कुल फ्री में। इस ऐप को दोस्तों ईवेरा नाम का एक दिल्ली NCR में एक कैब है, उसकी सर्विसेज के साथ मिल करके ये लॉन्च किया गया है। अच्छा, दिल्ली आया है, दिल्ली से बहुत ही फेमस अभियान अभी हाल ही में चला था, आपको याद होना चाहिए, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान। वो प्रदूषण से बचने के लिए, पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए लॉन्च किया गया था, याद रखना आपको। अगला, पैनासोनिक ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया? तो पैनासोनिक ने दोस्तों अभी हाल ही में अपना नया CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया यूकी कुसुमी को। किसे? यूकी कुसुमी को। पैनासोनिक कौन है? एक मोबाइल कंपनी है पैनासोनिक, और इसके नए CEO अब यूकी कुसुमी होंगे। किसकी जगह पर आए हैं? ये आए हैं काजुहरो त्सुगा की जगह पर। किसकी जगह पर? काजुहरो त्सुगा की जगह पर। क्लियर? ये अपना पद ग्रहण करेंगे 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल 2021 से अपना पद ये ग्रहण करेंगे, नियुक्ति हो चुकी है। पैनासोनिक कंपनी के बारे में बात करें, इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 1918 में, हालांकि तब ये दूसरे नाम से स्थापित की गई थी, तब इसका नाम था मात्सुशिता इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग वर्क्स, लेकिन फिर बाद में इसका नाम चेंज करके पैनासोनिक किया गया है। इसका हेडक्वार्टर है जापान में, जापान की ये कंपनी है। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, हाल ही में किसने दुनिया के सबसे कम उम्र के लेखक होने का रिकॉर्ड बनाया? तो अभी हाल ही में दोस्तों अभिजीता गुप्ता ने, किसने? अभिजीता गुप्ता ने दोस्तों सबसे कम उम्र के लेखक होने का एक नया और अद्भुत रिकॉर्ड बनाया है। ये जो इमेज में दिख रही हैं आपको अभिजीता, इनकी उम्र है महज 7 वर्ष। 7 वर्ष की उम्र में इन्होंने इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के द्वारा विश्व के सबसे कम उम्र के लेखक के रूप में अपना नाम दर्ज कराया हुआ है। अब देखिए, इनका नाम
इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में विश्व के सबसे कम उम्र के लेखक के रूप में शामिल हुआ, जबकि एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इन्हें ग्रैंड मास्टर इन राइटिंग का भी खिताब दिया गया। तो दोनों आपको याद रखना है, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में ग्रैंड मास्टर इन राइटिंग का खिताब और इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में विश्व की सबसे कम उम्र की लेखक होने का रिकॉर्ड अभिजीता गुप्ता। ठीक है, इनकी पुस्तक एक लिखी गई है हैप्पीनेस ऑल अराउंड। तो हैप्पीनेस ऑल अराउंड जो बुक है वो इमेजेस के साथ इन्होंने बनाई हुई है, लिखी हुई है, डिज़ाइन की हुई है और ये बुक काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई और इस वजह से इनको मिला है ये अवार्ड। तो इस बुक का भी नाम याद रखना है, हैप्पीनेस ऑल अराउंड। क्लियर। अगला है विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड डायबिटीज डे। तो ये दोस्तों मनाया जाता है 14 नवंबर को, प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड डायबिटीज डे। क्यों मनाया जाता है? डायबिटीज रोग की रोकथाम के लिए, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए और इसके उपचार के बारे में लोगों को बताने के लिए मनाया जाता है डायबिटीज डे 14 नवंबर को। किसके द्वारा मनाया जाता है? WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है। अच्छा, कब से मनाया जाना शुरू हुआ? तो ये मनाया जाना शुरू हुआ 2006 से। दोस्तों कोई भी डे आता है मैं आपको ये भी बताता हूँ कि कब से मनाया जाना शुरू हुआ, क्योंकि ये भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभी जब एग्जामिनर को टफ करना होता है क्वेश्चन, वो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कब से मनाया जाना स्टार्ट हुआ है। एक और टाइप का क्वेश्चन बनता है इस टाइप के क्वेश्चन में कि इसे क्यों मनाया जाता है इसी दिन। तो दोस्तों विश्व मधुमेह दिवस यानी वर्ल्ड डायबिटीज डे को 14 नवंबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 14 नवंबर 1991 को 1991 को अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह महासंघ की इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन की स्थापना हुई थी इसी दिन। इस वजह से भी ये मनाया जाता है। इसकी थीम भी रखी गई है इस बार। क्या है थीम? थीम है 2020 की द नर्स एंड डायबिटीज। क्या? द नर्स एंड डायबिटीज। अब देखिए डे एंड थीम से आपको कितने टाइप के क्वेश्चंस मिल गए। सबसे पहला तो कब मनाया जाता है, बहुत ही सिंपल। दूसरा क्यों इसी दिन मनाया जाता है। तीसरा कब से मनाया जाना शुरू हुआ। चौथा अगर थीम है, थीम रखी गई है तो थीम क्या है। ठीक है, और एक टाइप का और कभी कभी बन जाता है क्वेश्चन कि किस महापुरुष की जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है। जैसे कि 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। अभी हम लोग आगे की को डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक, तो बस इतने ही टाइप से क्वेश्चंस बन सकते हैं इंपॉर्टेंट डे एंड थीम से। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार जीता? तो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार जीता दोस्तों सादत रहमान ने। किसने? सादत रहमान ने। सादत रहमान है दोस्तों बांग्लादेश के। कहाँ के? बांग्लादेश के हैं और इन्होंने जीत लिया है अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार। क्यों जीता है? इन्होंने दोस्तों साइबर बुलिंग के बारे में युवाओं को शिक्षित करने के लिए, ट्रेन करने के लिए, एजुकेट करने के लिए इनका जो भी प्रयास रहा है उस वजह से इनको अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार दिया गया है। साइबर बुलिंग क्या होता है? साइबर बुलिंग दोस्तों आप लोग सुने होंगे कि फ़ोन करके OTP मांगते हैं, उसके बाद फिर पैसा बैंक से ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो इन सब चीज़ों को साइबर बुलिंग कहा जाता है। ठीक है, साइबर के थ्रू जो मनी का क्राइम होता है, मनी रिलेटेड क्राइम होता है, उसे कहा जाता है साइबर बुलिंग। क्लियर है? तो साइबर बुलिंग से बचने के लिए, उसके बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए, एजुकेट करने के लिए ही इनको ये अवार्ड दिया गया अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है इम्पैक्स द्वारा जारी प्रवासी नीति सूचकांक में शीर्ष राज्य कौन बना? तो इम्पैक्स द्वारा दोस्तों अभी हाल ही में प्रवासी नीति सूचकांक जारी किया गया है, जिसमें टॉप स्टेट है केरल। टॉप पर है केरल, सेकंड पर है गोवा, थर्ड पर राजस्थान है और चौथे पर है आंध्र प्रदेश। इस इंडेक्स में, इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है? इस रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है कि कौन सा राज्य है कितना ज़्यादा सक्सेस रहा है अपने जो प्रवासी रहते हैं, जो माइग्रेंट्स रहते हैं, उनको एकीकृत करने में, उनको इंटीग्रेट करने में कौन सा राज्य कितना ज़्यादा सक्सेस रहा है। अच्छा, इस रिपोर्ट का नाम है इम्पैक्स 2019। क्या? इम्पैक्स 2019 है पूरा नाम इसका, प्रवासी नीति सूचकांक 2019। इसे भी याद रखिएगा। इसके तहत बताया गया है कि भारत के सभी 28 राज्यों में और बाकी के यूनियन टेरिटरीज में दोस्तों टॉप पर है केरल, और जबकि दिल्ली का स्थान, दिल्ली जो यूनियन टेरिटरी है, ये सबसे नीचे पर आता है। ठीक है, सबसे खराब प्रदर्शन इसका रहा है दिल्ली का। ओके, चलिए अब केरल आया है। केरल से पहले हम लोग रिवीजन करते हैं कुछ करंट अफेयर्स के पॉइंट, उसके बाद रिवाइज करेंगे स्टैटिक पॉइंट। तो पब्लिक अफेयर्स सेंटर की लिस्ट में भारत का सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य भी केरल बना था। सब्जियों के लिए बेस प्राइस फिक्स करने वाला पहला राज्य बना। पूरी तरह हाईटेक क्लासरूम चलाने वाला पहला राज्य बना।
केरल हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के ऊषा का निधन हुआ। गैर संक्रामक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए UNIATF पुरस्कार केरल को ही दिया गया। साथ ही साथ केरल पर्यटन ने PATA ग्रैंड अवार्ड भी जीता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। हम लोग बात करते हैं केरल के बारे में, स्टैटिक पॉइंट्स की। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, केरल देख लीजिए यहाँ पर है मैप में इंडिया के। पिनरई विजयन यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य, पेरियार नदी और इडुक्की परियोजना यहीं पर है, केरल में ही है। केरल को दोस्तों मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। केरल हाईकोर्ट के बारे में अगर बात की जाए, केरल हाईकोर्ट के करंट टाइम पर चीफ जस्टिस हैं S मणिकुमार। कौन है? S मणिकुमार। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को राष्ट्रीय बाल दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को दोस्तों राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती पर। जवाहरलाल नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और भारत के सबसे ज़्यादा कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री भी यही हैं। सबसे ज़्यादा कार्यकाल इन्हीं का रहा है, 17 वर्षों के आसपास इनका कार्यकाल रहा था। ठीक है, तो भारत के पहले और सबसे ज़्यादा कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को। कब से मनाया जाना शुरू हुआ? 1964 से, 1964 से ये मनाया जाना शुरू हुआ है। ओके, जवाहरलाल नेहरू जी दोस्तों चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते थे और बच्चों के प्रति इनका बड़ा लगाव था। इस वजह से इन्होंने अपनी जयंती को बच्चों को समर्पित किया और राष्ट्रीय बाल दिवस मनाने की घोषणा की। अच्छा, ये तो हुआ राष्ट्रीय बाल दिवस। इसी महीने में दोस्तों मनाया जाता है विश्व बाल दिवस। विश्व बाल दिवस मनाया जाता है 20 नवंबर को, याद रखिएगा 20 नवंबर को मनाया जाता है विश्व बाल दिवस। और हमारे भारत का बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। चलिए अब नवंबर मंथ के इंपॉर्टेंट डेज को हम लोग रिवाइज करते हैं। 1 नवंबर को दोस्तों विश्व शाकाहारी दिवस, 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, 7 नवंबर को मनाया गया राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस और 4 फरवरी को दोस्तों याद रखिएगा यहीं से विश्व कैंसर दिवस। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस, 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस और उत्तराखंड का स्थापना दिवस होता है। 2000 में स्थापना हुआ था, अलग हुआ था उत्तर प्रदेश से। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की जयंती पर। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस और लोक सेवा प्रसारण दिवस। 13 नवंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस धनतेरस को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। इस बार मनाया गया 13 नवंबर को। और 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस। इतने इंपॉर्टेंट डेज हैं, इनको आपको याद रखना है नवंबर मंथ से इससे पहले की। क्लियर? और 14 नवंबर को 2 दिवस मैंने आपको बताया क्या क्या, भारतीय बाल दिवस या राष्ट्रीय बाल दिवस और विश्व मधुमेह दिवस यानी वर्ल्ड डायबिटीज डे। क्लियर? अगला है किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय बनाया जाएगा? तो दोस्तों गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय बनाया जाएगा। हालांकि इसको बनने में अभी 5 साल लग जाएंगे, 5 वर्ष में ये बनकर के तैयार होगा। इसके लिए 1500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कितने? 1500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और ये 11 लाख खिलौनों से भरा होगा। इसमें कितने खिलौने होंगे? 11 लाख खिलौने होंगे। तो गुजरात में बनेगा वर्ल्ड्स बिगेस्ट टॉय म्यूजियम। क्लियर है? चलिए अब गुजरात आया है, गुजरात के बारे में जानिए। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, ये रहा गुजरात। मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी बीजेपी पार्टी से। आचार्य देवव्रत जी यहाँ के गवर्नर हैं। गिर नेशनल पार्क और नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य ये है गुजरात में ही। गुजरात की तटीय सीमा दोस्तों भारत के किसी भी राज्य की तटीय सीमा से सबसे ज़्यादा है। तो भारत में सबसे ज़्यादा तटीय सीमा वाला राज्य है गुजरात। गुजरात के चीफ जस्टिस की बात करें तो यहाँ के चीफ जस्टिस हैं विक्रम नाथ। गुजरात अपना बॉर्डर शेयर करता है राजस्थान से, मध्य प्रदेश से और महाराष्ट्र से। दोस्तों महाराष्ट्र से ही अलग हुआ था गुजरात, कब? 1 मई 1960 को। महाराष्ट्र और गुजरात अलग हुए थे 1 मई 1960 को। तो बस दोस्तों फिलहाल आज के दिन की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास इसे शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आने वाली वीडियोस का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूँगा कि आज आखिरी दिन है, आखिरी मौका है इस ऑफर का फ़ायदा उठाने का। दिवाली धमाका ऑफर का 50% तक की छूट है सभी ई बुक्स पर। जाइए परचेज कीजिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। मैं चाहता हूं कि हमारे जितने भी व्यूअर हैं सभी के पास एक बार ई बुक एटलीस्ट पहुंचे जरूर। तो बहुत ही अच्छा मौका है, ये मौका दोबारा नहीं आएगा। आप लोग जाइए, कोई भी प्रॉब्लम आती है आप व्हाट्सएप नंबर दिया गया है वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपके पास उनका रिप्लाई ज़रूर आएगा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, विश्व दयालुता दिवस कब मनाया जाता है? अगला है, हाल ही में टिल वी विन नामक पुस्तक किसने लिखी? दोनों ही क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, दोनों के बारे में आप काफ़ी कुछ लिख सकते हो, प्रयास जरूर कीजिएगा डिटेल में लिखने का। चलिए दोस्तों बस फिलहाल रखते हैं इतना ही वीडियो में। इन दोनों वीडियोस को भी देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।